अस्सलाम वालेकुम। ये जो दुनिया में कोरोना वायरस का इतना खौफ पाया जाता है और ये खौफ कई महीनों से चल रहा है, दरअसल ये कोविड नमूनिया की वजह से है। अगर कोविड नमूनिया ना होता तो शायद तकरीबन सारे के सारे लोग रिकवर कर जाते और ये खौफ ना होता। लेकिन एक इसमें अच्छा पहलू ये है कि कोविड नमूनिया बहुत कम लोगों को होता है। दुनिया में जो अभी तक देखा गया है, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, तकरीबन 20% लोग या 15 से 20% लोग कह सकते हैं जिनमें नमूनिया होता है। और नमूनिया मुख्तलिफ सीवियरिटीज़ का होता है। कुछ में हल्का होता है, मामूली सा होता है, कुछ में शदीद होता है और कुछ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। पाकिस्तान में शायद 10 से 15% लोगों में हो रहा हो, जो अभी तक हमें नज़र आ रहा है। तो कोविड नमूनिया क्या होता है और इसका इलाज क्या है, ये दो बातें हमने ज़रा आज समझनी है आप पब्लिक की आगाही के लिए। क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान में केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ नमूनिया भी बढ़ रहा है और ये कोविड नमूनिया बढ़ने के हमें सबूत बहुत सारे मिल रहे हैं। मुझे खुद यानी गुज़श्ता 2 हफ्तों में कई दोस्तों से या उनके वालिदैन से बातचीत करनी पड़ी। बहुत से इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नमूनिया होकर दाखिल भी हो चुके हैं। तो कोविड नमूनिया होता क्या है? इस वायरस में आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग यानी 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। उनको मामूली से अलामात होती हैं, जिस तरह बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, खांसी हुई और भूख न लगी। कुछ 7 दिन, कुछ 10 दिन या 14-15 दिन में ठीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर बिलाखिर रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मुख्तसर से जिनमें बात आगे बढ़ने लगती है और उनमें नमूनिया की नौबत आने लगती है। तो ज़्यादातर लोग यानी 80-90% तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोगों में यानी 10% में, 15% में नमूनिया हो सकता है। और अगर नमूनिया हल्का है तो हो सकता है सिर्फ खांसी तक रह जाए, वो गर्म ही रहें, उनको आगे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जब सांस की तकलीफ नमूनिया में शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि शायद नमूनिया अब एक फेफड़े में किसी एक छोटे हिस्से तक नहीं रहा होगा। क्योंकि जब सांस की तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि दोनों फेफड़े अब मुतासिर हो गए होंगे, तभी तो सांस की तकलीफ हो रही है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर साहिबान सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन एक पल्स ऑक्सीमीटर उंगली पे रख के देखा जाता है और उसमें नज़र आता है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितने हैं, ऑक्सीजन का लेवल कितना है। नॉर्मल लेवल ऑक्सीजन का 94 से 98% तक होता है। 94 से नीचे होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई है जिस्म में, खून में। और ये 93 तक भी एक्सेप्टेबल है, 92 तक भी। लेकिन 90 से नीचे होना शुरू हो जाए तो बहुत फिक्रमंदी की बात होती है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है। तो लिहाजा हमें ये मालूम हुआ कि कोविड नमूनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से यानी खौफ है, वो ये है कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है जिस्म में। अब अगर ऑक्सीजन कम हुआ है और फिर हमें मालूम है कि नमूनिया से हो रहा है तो डॉक्टर और फिर एक्सरे करके देखेंगे। बाद दफ़ा एक्सरे में नज़र नहीं आएगा तो फिर सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन ज़्यादा प्रेफरेबल टेस्ट है, लेकिन वो हर जगह मौजूद नहीं होता है। अगर एक्सरे में ही नमूनिया नज़र आए तो फिर सीटी स्कैन में ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सरे नॉर्मल आ रहा हो, मरीज़ फिर भी उसकी ऑक्सीजन कम हो, उसको सांस की तकलीफ हो, तो फिर सीटी स्कैन कराना चाहिए। और इसके अलावा फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे तो हमें इन एक्सरे या सीटी स्कैन से नमूनिया का कंफर्म हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होना इसका यानी कॉम्प्लिकेशन हो गया। और फिर मुख्तलिफ यानी सीवियरिटीज़ में ऑक्सीजन कम होगा, किसी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो सकता है, किसी में थोड़ा कम हो सकता है। उसके लिहाज से फिर इसका इलाज होगा। तो नमूनिया कहते हैं फेफड़ों की सोजिश को। फेफड़ों के अंदर रतूबतें जमा हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फेफड़े का एक हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन उस एक हिस्से में शायद इतनी तकलीफ ना हो, इतनी सांस तकलीफ ना हो। लेकिन ज़्यादा हिस्से यानी दोनों फेफड़े जब इन्वॉल्व होते हैं, दोनों फेफड़े मुतासिर होते हैं, दोनों फेफड़े सूज जाते हैं, सोजिश का शिकार होते हैं, तो फिर कहीं जाके ये सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन जिसे फेफड़ों से गुजर के खून में पहुंचना है, पूरी बॉडी में
इसने हर अज़ा को पहुंचना है, खुसूसन हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे जिगर, गुर्दे और जिस्म के हर खुलिये को पहुंचना है, तो ये कम होना शुरू हो जाता है और फेफड़े सूजने की वजह से उसको गुजार के खून तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। जी हाँ, जैसे कि हमने बात की कि इसका पहला इलाज अस्पताल के अंदर सबसे पहला इलाज जो है, सबसे ज़रूरी इलाज तो ऑक्सीजन का शुरू करना हुआ। तो ऑक्सीजन ही सबसे इंतहाई ज़रूरी दवाई है अस्पताल के अंदर, खुसूसन इस कोविड नमूनिया के अंदर। और भी कई बीमारियां हैं, इमरजेंसियां हैं, ऑक्सीजन तो यानी कई ज़माने से चल रही है, लेकिन इस बीमारी में, कोविड नमूनिया में सबसे अहम तरीन जो दवाई है अस्पताल के अंदर वो ऑक्सीजन है। तो डॉक्टर साहिबान ऑक्सीजन शुरू करेंगे। ऑक्सीजन वो यानी एक पल्स ऑक्सीमीटर से, जैसे आपको बताया, कि वो देखते रहेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है, फिर उसके लिहाज से ऑक्सीजन की मिकदार देंगे। 1-2 लीटर से शुरू करेंगे, 2 लीटर 4 लीटर तक जा सकते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि मरीज शुरू में ही इतना शदीद यानी सांस की तकलीफ का शिकार होता है कि उसको फिर हम इस ऑक्सीजन देने की यानी नोवियत से नहीं गुजार सकते, उसको हमें डायरेक्टली ICU तक ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर जिनको नमूनिया होगा उनमें हम ऑक्सीजन यानी इससे बात शुरू करेंगे। और ऑक्सीजन के बारे में मैं आपको बताऊं कि डिलीवरी के कई सिस्टम्स हैं। ऑक्सीजन जब हम देते हैं तो खुशकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो बड़े अस्पताल हैं और उनमें ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, और बड़े बड़े अस्पतालों में 2 भी हो सकते हैं, 3 प्लांट्स भी लगे हो सकते हैं। वहाँ से फिर पाइप्स के ज़रिए से ICU में, वार्डों में ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। हाँ, मुल्क के जो दूर दराज इलाके हैं, जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं हैं, वहाँ पे फिर सिलेंडर्स पे इन्हिसार करना पड़ता है। और यही बहुत बड़ा मुश्किल है। ऑक्सीजन प्लांट ना हो या ऑक्सीजन यानी के लिक्विड ऑक्सीजन के कोई कंटेनर्स ऐसे ना हो अस्पताल में, तो फिर हमें जो है ना वो सिलेंडर्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा और वो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर दराज इलाके हों जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर मुनासिब मकदार मौजूद ना हो। क्योंकि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऑक्सीजन प्लांट किसी अस्पताल में है। मेरा ख्याल नहीं है कि वहाँ कोई ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन मुझे इसका सही मालूम नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के दूसरे बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन वहाँ से बनती रहती है, जनरेट होती रहती है। अगर बहुत मामूली यानी चाहिए हो तो इसको नेजल प्रॉन्ग्स कहते हैं। देखिए ट्यूबिंग है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से लगेगा या दीवार से ऑक्सीजन जहाँ से आ रही है, और ये नेजल प्रॉन्ग्स जो है छोटे से होते हैं, ये नाक के अंदर डालते हैं। ये सिर्फ 1-2 लीटर चाहिए हो, 4 लीटर तक ये दे सकता है। आपका मुंह फिर इसमें आज़ाद रहेगा, आप खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सिर्फ नाक के अंदर यानी जाएगा, इसको नेजल प्रॉन्ग्स कह सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा अच्छा है, खाना खाना मतलब पानी पीना, बातचीत करना कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से ऑक्सीजन के लिए ये काम कर सकता है। उससे आगे अगर ऑक्सीजन ज़रूरत हो 4 लीटर से आगे, तो फिर आप प्रॉपर मास्क यानी चाहिए होगा। और इस मास्क में बाद दफ़ा हमें मतलब यानी ऑक्सीजन पूरी तरह हम नहीं पहुंचा पाते तो हम आगे वॉल्स लगाते हैं, इनको वेंचुरी मास्क वॉल्स कहते हैं। देखिए ये मुख्तलिफ कलर्स के हैं, यानी ये सफ़ेद वाला 28% दे सकता है, और ये जो है 35% दे सकता है, ये 40% दे सकता है, ये 60% दे सकता है। तो इसमें ऊपर लीटर्स भी साथ लिखे हुए हैं। इसमें हम जो है ना कोई 8 लीटर दे सकेंगे, इसमें 10 लीटर, इसमें जो है ना वो हम दे सकेंगे 15 लीटर। तो ये सारे आपके इतने जानने के लिए नहीं, पब्लिक के, ये डॉक्टरों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बहरहाल ये मालूम होना चाहिए कि वेंचुरी मास्क, वेंचुरी वॉल्व लगा दें तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकता है। और ये एक है रिब्रिबल मास्क, इससे हम तकरीबन यानी 80% दे सकते हैं। इसके अलावा हाई फ्लो ऑक्सीजन है, ये तमाम डिलीवरी सिस्टम्स हैं ऑक्सीजन को पहुंचाने के, मतलब कई डिलीवरी सिस्टम्स हो गए, ऑक्सीजन को हम पहुंचाएंगे। तो मरीज को यानी ऑक्सीजन इस तरह ज़्यादा करते रहने से, अगर उसका डाउन हो गया है 90% से नीचे चला गया है सैचुरेशन, तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। 15 लीटर तक यानी 80% तक दे सकते हैं। बाद सूरतों में हम हाई फ्लो में 90%, 100% तक भी दे सकते हैं। हम पेशेंट को उल्टा करके प्रोन सूरत में ऑक्सीजन दे सकते हैं ताकि उसके फेफड़ों में ज़्यादा यानी ऑक्सीजन पहुंच जाए। लेकिन इस तमाम तर कोशिश के बावजूद, अगर ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन देने के बावजूद, बेहतरीन यानी डिलीवरी सिस्टम से देने के बावजूद, अगर 1-2 दिन में मरीज़ बेहतर नहीं हो रहा है बल्कि तबीयत ख़राब हो रही है या ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे से नीचे जा रहा है, तो फिर हमें नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो अपने हर किसी ने सुना है, वो है वेंटिलेटर का।
ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा और कई इलाज दे देंगे, लेकिन हमने सिर्फ निमोनिया और रिस्पिरेटरी फेलियर पर हम फोकस कर रहे हैं। जाहिर है अस्पताल में जो खाना नहीं खा सकेगा उसको कुछ ड्रिप भी दे देंगे, कुछ मतलब पैरास्टामोल की गोलियां भी होंगी, और अगर ये अवेलेबल हो जाए तो नमूनिया के स्टेज पे हम रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल हो तो वो उससे पहले की जो गोलियों वाला स्टेज है वो अब इस स्टेज पे यानी शायद काम नहीं करेंगी। यानी जो हम बात करते थे कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक खाना चाहिए, और हमें यानी वो बातें अब नमूनिया शदीद होने के बाद उनका वैल्यू कम हो जाएगा, वो फिर बहुत पहले स्टेज की बात है। तो बहरहाल अगर ये ऑक्सीजन से ठीक नहीं हो रहा हो, ये आपने समझना है कि ऑक्सीजन ही पहला स्टेप है, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमें वेंटिलेटर का सोचना पड़ेगा। लेकिन वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। ये आपको बात अच्छी तरह याद रखनी है कि जो लोग बहुत यानी पहले से कई बीमारियों का शिकार हैं, या वो बुजुर्ग हैं, या बिस्तर पर पहले से लगे हुए हैं, उनको हम वेंटिलेटर पे नहीं डालते हैं। इसलिए कि हमने वेंटिलेटर पर अगर उनको डाल दिया तो फिर उससे हम यानी निकाल नहीं सकेंगे। मेडिकल में उसको वीन ऑफ कहते हैं, वीन ऑफ नहीं कर सकेंगे, तो ये हमारे लिए यानी सही फैसला नहीं होगा। तो डॉक्टर साहिबान बड़े सोच समझ के फैसला करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनको देना है, जिनके फेफड़े पहले से नॉर्मल थे, जिनको फेफड़ों की पुरानी बीमारियां पहले की नहीं हैं, यानी वो तंदुरुस्त थे, ठीक थे, उनको ही वेंटिलेटर पे डालना यानी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें उम्र की बड़ी कैद नहीं है। कोई आदमी अगर 80 साल का भी है, 85 साल का भी है, लेकिन अगर वो पहले इंतहाई तंदुरुस्त आदमी था और इंतहाई तंदुरुस्त यानी खातून थी और उनको कोई ऐसी पहले की बीमारी फेफड़ों की नहीं थी, तो उनको वेंटिलेटर पर डाला जा सकता है। अलबत्ता वेंटिलेटर की मुश्किलात ये हैं कि वो मुल्क में यानी हर जगह मौजूद नहीं है, सिवाय बड़े बड़े अस्पतालों में मौजूद हैं। और वेंटिलेटर कहीं मतलब यानी हमें शुरू करने के लिए आईसीयू भी हमें चाहिए, उसके अलावा हमें यानी इंतहाई ट्रेन स्टाफ चाहिए, और उसके अलावा हमें और कई इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि इसका असल जो नाम है वो है इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन्वेसिव इसलिए इसको कहते हैं कि इस में हमें जो है ना वो पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, और बेहोश करने के बाद उसके मुंह में से, गले में से यानी अंदर फेफड़े के अंदर एक पाइप डालना पड़ता है, और उस पाइप के ज़रिए से प्रेशर या वॉल्यूम दिया जाता है वेंटिलेटर के साथ अटैच करके। वेंटिलेटर एक मशीन होता है जो कि आप टायर से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना पोर्टेबल नहीं होता कि वो हाथ में उठा के हम आपको दिखा सकें, तो वो आईसीयूज़ में होता है। तो इसलिए वेंटिलेटर के अपने मुश्किलात हैं, और वेंटिलेटर से हर किसी को फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन ये एक आखिरी रिजॉर्ट है वेंटिलेटर, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं है। तो वेंटिलेटर क्या करता क्या है? वेंटिलेटर करता ये है कि जब तक सूजे हुए फेफड़े, नमूनिया वाले फेफड़े बेहतर नहीं हो जाते, कुछ दिनों में उनकी सोजिश ख़त्म नहीं होती, तो वो बाहर से प्रेशर और वॉल्यूम के ज़रिए से एक तरह से फेफड़ों का काम करता है, साथ में ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है। तो इस दौरान जब फेफड़े ठीक हो जाते हैं तो फिर हम आस्ता आस्ता उसको वीन ऑफ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यानी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, इन्वेसिव यानी सपोर्ट है, ये हर जगह मुहैया नहीं हो सकता। जिस तरह आप मिसाल आपको देता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में सुना है कि वेंटिलेटर्स कुछ आए हुए हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास इस वक्त ट्रेन लोग नहीं हैं, वो आईसीयू नहीं है, वो तमाम इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए हम उनको शुरू नहीं कर सकते हैं। अब क्या किया जाए अगर हमारे पास यानी ऐसी जगह हों जहाँ पे वेंटिलेटर की सहूलतें मुहैया ना हो, या वहाँ पर वेंटिलेटर तो हों लेकिन ट्रेंड यानी ह्यूमन रिसोर्स ना हो, या आईसीयू ना हो, या ऐसे लोग हों जिनको हम वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो यानी वेंटिलेटर के लिए अनफिट हैं, या ये कि वेंटिलेटर पे जगह नहीं है, अभी एक दिन इंतज़ार करना है, या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर थोड़ा हल्का हो और वेंटिलेटर की इतनी ज़रूरत ना हो। तो ऐसी सूरत में फिर हम मगरबी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इसकी सहूलत मौजूद है, पाकिस्तान में भी ये मिल रहा होगा, सारे बड़े अस्पतालों में ये मौजूद होगा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देते हैं। तो वो वेंटिलेटर तो हो गया, इन्वेसिव वेंटिलेशन यानी उसमें बेहोश करना पड़ता है, ट्यूब अंदर डालनी पड़ती है। ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है ये बहुत आसान है। ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो है ये आप वार्ड में, वार्ड साइड रूम में दे सकते हैं, और जल्दी से यानी बहुत कम यानी वक्त में, यानी सिर्फ मिनटों के अंदर अपने डॉक्टरों को, स्टाफ को इसमें ट्रेन कर सकते हैं।
और मरीज़ भी इसमें जल्दी से ट्रेन हो सकता है। तो ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है, ये मतलब आराम से यानी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, छोटा सा यानी बेड साइड टेबल पर रखने वाला होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक CPAP है जो कॉमनली इस्तेमाल हुआ, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP, कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये कहाँ दिया जाएगा? ये उस सूरत में दिया जाएगा उन लोगों में जिनको हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते हैं वो मुश्किलात की वजह से, या उन जगहों में दिया जाएगा जहाँ वेंटिलेटर है ही नहीं, या वहाँ पर जहाँ वेंटिलेटर पे अभी जगह नहीं है। तो मगरिब में भी देखा गया है कि जिनको CPAP दिया गया है उनमें से तकरीबन यानी 1/3 1/3 इसी CPAP पे ही ठीक होके घर चले गए हैं, यानी उनको वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुछ ऐसे थे जिनको 1-2 दिन में फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, यानी दरमियान में इसने उनको हेल्प किया, 1-2 दिन फिर वेंटिलेटर पर गए। और कुछ थोड़े से ऐसे भी थे जिनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं किया, तो इसको फिर हटाना पड़ा। तो CPAP मुख्तलिफ सारी कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारे किस्म के CPAPs हैं, और पाकिस्तान में हो सकता है 50,000 से लेकर यानी 1.5 लाख तक या 2 लाख तक मिल जाता हो। बहुत अच्छी कंपनियों के भी हैं, बहुत नॉर्मल भी हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के CPAP हैं और बहुत से अस्पतालों में होंगे और दे रहे होंगे लोग। तो ये एक CPAP है, देखिए छोटा सा है, मैं अपने दोनों हाथों में उठा सकता हूँ हल्का सा, और इसके सामने ये ऑन ऑफ का है सिस्टम है, यहाँ पर वो दिखाता है। तो इसकी कुछ आवाज़ भी है, ये प्रेशर पैदा करता है, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। तो अमूमन 6 से लेकर 14 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक प्रेशर पैदा हो सकता है, लेकिन हम मरीजों में 5 से 10 सेंटीमीटर प्रेशर देते हैं। तो ये प्रेशर जो मशीन जनरेट करता है, ये एक ट्यूब के ज़रिए से यानी फेफड़े तक पहुंचाना होता है इस प्रेशर को। ये देखें यहाँ इसके पीछे हम ये लगाएंगे ट्यूब, और ये जो ट्यूब है ये यहाँ से गुजरेगा और फिर यहाँ ये मास्क के साथ अटैच होगा, ये इस मास्क के साथ अटैच होगा। तो वहाँ पे जो हम प्रेशर जनरेट करेंगे तो ये मास्क नाक को और मुंह को पूरी तरह से टाइटली इर्द फिट हो जाएगा। तो वो प्रेशर जो इस छोटे से मशीन में यानी जनरेट होगा, वो प्रेशर मुंह से अंदर फेफड़ों में जाएगा, और जो छोटे छोटे अल्वियोलाई जो हैं, जो अल्वियोलाई जिनके अंदर रतूबतें भर गई हैं, जो सूज गए हैं, उनको खोल देगा। तो साथ में ऑक्सीजन भी जारी होगी, जाहिर है 10 लीटर 15 लीटर ऑक्सीजन के साथ जब ये साथ ये मशीन लगाएंगे, यानी CPAP कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो प्रेशर से वो खुल जाएंगे और फिर फेफड़ों से खून में या बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही होगी, तो वो उस रेस्पिरेटरी फेलियर को ये करेक्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है ना वो 90 से ऊपर नहीं जा रही है 15 लीटर देने के बावजूद, और कोई और चारा नहीं है, तो ये हम जब साथ लगाएंगे CPAP, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ये मतलब 5 लीटर ऑक्सीजन पे या 10 लीटर पे ज़रूरत नहीं है, ये उस वक्त ज़रूरत है जब 15 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं या 100% या 80% दे रहे हैं, फिर भी वो सेचुरेशन 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो साथ में हम CPAP लगाएंगे। CPAP के क्या कोई नुकसानात हैं? जी नहीं, इतने कोई बड़े नहीं, ये बड़ा सेफ है, इसलिए कि ये कई सालों से दुनिया में मौजूद है। पहले हम किस लिए इस्तेमाल करते थे CPAP को? इस छोटे से मशीन को दोबारा आपको दिखाता हूँ, और ये कई साइजेस में कई शक्लों में मिलेगा, मैं आपको सिर्फ एक किस्म का दिखा रहा हूँ। तो हाथ में उठा सकते हैं, बड़ा हल्का सा होता है, मुश्किल से यानी 1-1.5 kg होगा। तो ये पहले हम 2 सूरतों में इस्तेमाल करते रहे हैं आज तक दुनिया में। एक तो इमरजेंसीज के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, और अब इस्तेमाल करते हैं कि अगर किसी को फेफड़े में पानी पड़ जाए, जिसको पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, हार्ट कमज़ोर होने की वजह से, या हार्ट का उसको यानी अटैक हुआ हो, या हार्ट फेल हुआ हो, या हार्ट की सर्जरी, मुख्तलिफ सूरतों में जब वो अंदर यानी फेफड़ों में पानी आ जाए या किसी और वजह से फेफड़ों में पानी आ जाए, तो ये अपने प्रेशर से पानी को वापस खून की तरफ भेज देता है, और ये यानी उसमें बहुत हेल्प करता है CPAP पल्मोनरी एडीमा में। दूसरा इसका एक यानी बड़ा आम इस्तेमाल है, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो CPAP जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, गला उनका मोटा हो जाता है और रात को सांस उनका रुकता रहता है, अंदर मसल्स की वजह से यानी चर्बी की वजह से रात को बहुत खराटे लेते हैं, दरमियान में सांस रुकता रहता है, तो उनको CPAP पर डालते हैं। वो रात को खुद मरीज खुद अपने घर में रख के CPAP को खुद ये वाला मास्क रात को रोज़ाना पहनते हैं, और इस मास्क को रोज़ाना पहनने से उनको ये होता है कि रात भर उनको जो है ना वो सही उनका गला और सांस की नालियाँ खुली रहती हैं,
और फिर उसके जो नुकसानात हैं, अगले दिन उनको मतलब गुनूदगी होते रहना, नींद आते रहना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, कई अलामात उनकी ठीक हो जाती हैं। तो कई लोग ये 10 साल से इस पे हैं, कई लोग 15 साल से ये CPAP इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं अब एक दफ़ा सिखाने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही सेफ़ है। अलबत्ता एक खदशा है इसमें कि वार्डों में नहीं दिया जा सकता, इस साइड रूम ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जब ये दे रहे हो मरीजों को, कोविड के मरीजों की बात कर रहा हूँ, कोविड नमूनिया में, तो हो सकता है प्रेशर की वजह से अंदर से वायरसेस ज़्यादा निकलें और इर्द गिर्द के लोगों को भी फैलें। इसलिए ये साइड रूम में देना चाहिए ताकि एरोसोल जो जनरेट होने का ख़तरा हो वो कम से यानी कम लोगों तक पहुंचे। दूसरा, डॉक्टर साहिबान जो इसको हैंडल करेंगे या नर्सिंग साहिबान जिसको हैंडल करेंगे, तो वो प्रॉपर मास्क पहन के, N95 मास्क पहन के, प्रॉपर PPE पहन के जाएंगे, यानी ताकि इससे अगर कोई चीज़ निकल रहा हो, इससे कोई एरोसोल हो, जबकि कुछ और डॉक्टरों या साइंसदानों का ख्याल है कि नहीं, इससे बहुत कम एरोसोल निकलता है। बहरहाल ये एक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा ये बहुत सेफ़ है, लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जाहिर है ये सिर्फ उन लोगों में फ़ायदा कर सकता है जिनको हल्का सा रेस्पिरेटरी फेलियर हो, या उनको यानी हम और कुछ नहीं दे सकते हैं सिवाय इसके, या वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर्स ही नहीं है, जहाँ पर ट्रेंड लोग ही नहीं है, जहाँ पर इन्वेसिव वेंटिलेशन नहीं दे सकते, तो ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और मैंने पहले भी यानी एक शायद अंग्रेज़ी में एक वीडियो बना के गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से ऑफिशियल तक ये पहुंचाने की कोशिश की थी कोई महीना पहले, ताकि मैंने कहा कि अगर वो उनके पास ये इस तरह की NIV यानी नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स, ये जो NIV नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स कुछ हों और मुख्तलिफ DH2s में, मुख्तलिफ यानी बड़े टाउन्स में, तो कम से कम ऐसी सूरत हाल अगर आ जाए, लोगों को नमूनिया तक बात चली जाए और रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, ऑक्सीजन सिर्फ देने से बात नहीं बन रही हो, तो कम से कम ये दे सकते हैं। हो सकता है कि इससे ठीक हो जाए, यानी वेंटिलेटर की नौबत नहीं है, और जब वेंटिलेटर है भी नहीं तो क्या किया जा सकता है, आखिरी हरबे के तौर पर तो ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो CPAP है, इसके अलावा एक और भी होता है जिसको BiPAP कहते हैं। BiPAP का एक फ़ायदा ये है कि न सिर्फ सांस की नालियों को वो खोलता है, बल्कि वो बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। इसलिए जिन लोगों में ऑक्सीजन लो होने के साथ साथ उनके पुराने फेफड़ों की बीमारियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, यानी उनको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, उनको अगर हम BiPAP दे देंगे तो वो अंदर प्रेशर भी भेजता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता है। तो इसलिए वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए खून में। टाइप 1 फेलियर वो है जिसमें सिर्फ यानी ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल हो। तो ये टाइप 2 में जो BiPAP है, BiPAP नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन बहुत कारआमद है, और हमारे बहुत से मरीज़ यहाँ आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन यानी हर दिन हमारे 1-2 मरीज़ BiPAP पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे COPD बहुत कॉमन है, और जो कि मतलब पाकिस्तान में भी कॉमन है। तो ये मशीनें, ये न कि सोचिएगा कि नहीं मिलने वाली हैं, नहीं, पाकिस्तान में हर जगह आज से यानी मुझे याद है 20 साल पहले भी हमारे अस्पतालों में मौजूद थे, और तो ये आम मिलने वाली हैं। इनको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स कहते हैं। बहुत ही चीप भी होते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं। पोर्टेबल देखें कि ये इस तरह के छोटे से यानी बैग के अंदर हम इसको रखते हैं, सारी चीज़ों को, मतलब मास्क को और ट्यूबिंग को और इस CPAP को, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जिस वार्ड में कहीं पे ज़रूरत पड़ती है हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये आपको मुख्तसर सी बातें बतानी थी, अगरचे इस सारे यानी बातचीत में अभी 24 मिनट लग रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बहुत से मामला डॉक्टरों ने करने होते हैं, लेकिन आज ऐसा ज़माना आया है कि हमारे यानी पब्लिक को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उनको अवेयर होना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके मरीज। क्योंकि मैंने देखा है कि गुज़श्ता, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1-2 हफ्ते में मुझसे कई लोगों ने रब्ता किया है कि आगे किससे क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन कम हो रहा है, हम क्या करें, कौन सा मास्क दे दें, क्या करें। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सारी मालूमात हों। तो बाकी जो इसके साथ जो दवाइयाँ देनी हैं, इंजेक्शन देने हैं, वो वहाँ मतलब डॉक्टर साहिबान बड़े काबिल लोग हैं, दे रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा कुछ आपके मालूमात में इजाफा करूँ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिलाखिर बात वही है कि ये बहुत कम लोगों में इसका इस्तेमाल होना है, ज़्यादातर लोगों में फ़ायदा
किससे होना है, बार बार हाथ धोने से फ़ायदा होना है, सब लोगों को मास्क पहन के रहने से फ़ायदा होना है, सेल्फ आइसोलेशन से फ़ायदा होना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फ़ायदा होना है। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि कम्युनिटी में 80 से 90% लोग हैं जो कम्युनिटी में यानी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बाकी थोड़े से लोग जो अस्पतालों में आ रहे हैं उनके लिए भी हमने सोचना है कि कोविड नमूनिया हो जाए तो हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।